अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर बेसिकली ये वो प्रेशर है जो आपका ब्लड एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये प्रेशर एक्सर्ट कौन कर रहा है? ये आपका ब्लड कर रहा है। किस पे कर रहा है? आपके ब्लड वेसल्स पे कर रहा है। और जो आपका ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 120/80 होती है। जब इससे डेविएशन आती है तो वो आपकी किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को इंडिकेट कर रहा होता है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। फिर वो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है, आपकी वॉल्स को डैमेज कर सकता है, आपके ऑर्गन जो है ऑर्गन को डैमेज करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी जितनी भी हैं वैल्यूज वो आपकी क्या होनी चाहिए? वो आपकी नॉर्मल ही रहनी चाहिए, नॉर्मल ही रहनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सके। अब इसके जो है आप कह लें कि दो इसमें फेजेस कह लें कि दो टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर होते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होगा? जो आपका ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल पे ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में। ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब भी होगी तो आपका कौन सा होगा? वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और वो कितना होता है? जो एवरेज अगर हम देखें इंडिविजुअल में उसकी नॉर्मल वैल्यू है 120 mm of Hg। डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक वो प्रेशर है जो कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जो है ब्लड एक्सर्ट करता है आपके ब्लड वेसल्स की वॉल पे। अब ये कितना होता है? ये यूजुअली आपका 80 mm of Hg होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर आप मेजर कैसे कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसमें आपका जिसे हम बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्मोमैनोमीटर किस चीज पे कंसिस्ट करता है? इसमें कप होता है, डायल होता है, बल्ब होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आपकी ब्लड वेसल पे। ठीक है, और फिर हमें डायल जो है, डायल पे जो निडल होती है उसके डिफ्लेक्शन से शो हो जाता है और साउंड से साउंड से हमें पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। इसके लिए स्फेग्मोमैनोमीटर के साथ हम स्टेथोस्कोप भी यूज करते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ डिजिटल आते हैं, कुछ मैनुअल आते हैं, कुछ मरकरी वाले भी आते हैं। अच्छा, अब जो एडवाइस यही किया जाता है कि ब्लड प्रेशर जब भी आप चेक करें तो पेशेंट जो है वो स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए, रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट के लिए। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स तक वो रेस्टिंग स्टेज पे हो, उसके बाद आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करें। ठीक है, उसके अलावा जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट पोजीशन पे आपके ब्लड प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट आती है। आपकी लाइंग पोजीशन पे डिफरेंट आती है, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन पे डिफरेंट आती है, आपकी सिटिंग पोजीशन पे डिफरेंट आती है। तो अगर आप किसी पर्सन का फर्स्ट जो है ब्लड प्रेशर सिटिंग पोजीशन पे ले रहे हैं तो सेकंड भी आप सिटिंग में लें। ठीक है, सो दैट आप कंपेयर कर सकें। अच्छा, अब इसके जो ब्लड प्रेशर डिटेक्शन के मेथड हैं वो दो हैं। एक पल्पेटरी मेथड है, एक ऑस्कल्टेटरी मेथड है। पल्पेटरी मेथड में हम क्या करते हैं? पल्पेटरी मेथड में हम स्टेथोस्कोप यूज नहीं करते, हम जस्ट बेस्ड ऑन आपकी जो है आपका सिर्फ स्फेग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं और आपकी ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली स्फेग्मोमैनोमीटर को क्या करते हैं? रैप कर लेते हैं ऑन दी आर्म। देन हम जो आपकी रेडियल आर्टरी है, ठीक है, उस पे अपनी फिंगर्स रख लेते हैं। ठीक है, अब हम उसे बल्ब को क्लोज करते हैं, बल्ब को क्लोज करते हैं और बल्ब से हम क्या करते हैं? बल्ब को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेशर जनरेट होता है। अब हमने फील करनी होती है कि किस पॉइंट पे आपको रेडियल आर्टरी में बीट सुनाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है, वो आपके पास रीडिंग आ जाती है और वो कौन सी रीडिंग होती है? वो आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है। ठीक है, तो बेसिकली इससे आपको सिर्फ एक रीडिंग मिलती है, सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मिलती है।
जबकि ऑस्कल्टेटरी मेथड से आपको दोनों रीडिंग्स मिलती हैं, सिस्टोलिक की भी मिलती है, डायस्टोलिक की भी मिलती है। उसमें हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, और स्टेथोस्कोप में आपको ना साउंड आपको ना साउंड प्रॉपरली सुनाई देती है, ठीक है। जिस पॉइंट से शुरू होती है, जो अपर रीडिंग होती है वो आपकी सिस्टोलिक होती है, जो लो रीडिंग होती है वो आपकी डायस्टोल की होती है रीडिंग। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ ब्लड क्या, ब्लड प्रेशर क्या है, कि डिफरेंट स्टेजेस में या डिफरेंट एज ग्रुप्स में कैसे ब्लड प्रेशर वेरी करते हैं। अब सबसे पहले लिखा है डायोडाइनल वेरिएशन। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो आपके डे के सेगमेंट्स हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, उनमें आपका ब्लड प्रेशर किस तरह होता है। मॉर्निंग में यूजुअली आपका लो ब्लड प्रेशर होता है और आफ्टरनून में आपका हाईएस्ट होता है। एज की देखें तो इन्फेंसी में, चाइल्डहुड, एडल्ट, एल्डरली, सब में आपकी डिफरेंट रेंज आती है, ठीक है। वो यहाँ पर आपकी मेंशन है। जैसे एडल्ट्स में आपका यूजुअली जो है 80 से 120 mm ऑफ एचजी को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एल्डरली में जो आपका रेंज आती है वो ऑलमोस्ट 140 से 150 के दरमियान में भी अगर हो, और लोअर वाली 85 से 90 के मिड में भी हो, तो वो भी नॉर्मल कंसिडर की जाती है, ठीक है। अगर हम जेंडर की देखें या सेक्स या जेंडर की बात करें, तो उसमें मेल और फीमेल्स में वेरिएशन आती है। अब जो मेनोपॉज हो जाता है फीमेल्स में, तो उसके बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेज रहना स्टार्ट हो जाता है, और उससे पहले जो होता है वो स्लाइटली लोअर होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे भी और डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट एज ग्रुप्स पे भी डिपेंड करता है, और डिफरेंट जेंडर पे भी बेस्ड करता है। बॉडी बिल्डअप, अगर ओबीस पर्सन है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर स्प्लीन को देखें, स्लीप को देखें, तो रेस्टिंग कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीज होता है। एक्सरसाइज वगैरह में आपका ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है, ठीक है। पोस्टर को अगर देखें तो स्टैंडिंग में आपका इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी। एक्साइटमेंट और इमोशन पे भी आपका ब्लड प्रेशर बेस्ड करता है, और स्ट्रेस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। एज वेल एज डिफरेंट जो फूड्स हैं वो भी आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में रोल प्ले करती हैं। अच्छा, अब उसके बाद है आपका रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर बेसिकली रेगुलेट कैसे किया जाता है और कंट्रोल कैसे किया जाता है। जो ब्लड प्रेशर को बेसिकली अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो हम कहते हैं कि ये कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे बेस्ड करता है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट बेसिकली है कि आपका जो हार्ट है, ठीक है, वो ड्यूरिंग वन कार्डिक साइकिल क्या काम कर रहा है, वो उसका बेसिकली कार्डिक आउटपुट है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस है जो आपके ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन इट्स फ्लो, ठीक है। फ्लो में जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं उसे कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब कार्डिक आउटपुट किस पे बेस्ड करती है? आपके स्ट्रोक वॉल्यूम पे बेस्ड करती है और आपके हार्ट रेट पे डिपेंड करती है। अब इसमें जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाता है, ये बेसिकली आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है और जो आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, उसका जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली आपका होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ये भी डिफरेंट चीज़ों पे, अब ये जो दोनों है ये और डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इनसे लिंक्ड है, जैसे कि हार्ट रेट आपकी एज पे डिपेंड करता है, फिटनेस लेवल, हॉर्मोन्स पे, जो आपकी ऑटोनॉमिक इनोवेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशंस, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपका हार्ट रेट बेस्ड करता है, और बेसिकली अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा। सेम एज दैट अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि हमने कहा कि वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें आपका हार्ट साइज है, फिटनेस लेवल है, जेंडर है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, प्री लोड है, आफ्टर लोड है, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करती हैं। अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम रेज करेगा तो अल्टीमेटली आपका कार्डिक आउटपुट रेज करेगा और आपका फिर ब्लड प्रेशर भी रेज करेगा, ठीक है। और सेम एज दैट अगर आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम टेबल देख लेते हैं कि
आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है, प्री हाइपरटेंसिव में कितनी होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वो क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम ना ब्लड प्रेशर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपकी आती है नॉर्मल रेंज, जो एवरेज लोगों में ना यूजुअली प्रेजेंट होती है। ये आपकी नॉर्मल आती है लेस देन 120, लेस देन और अप टू 120 और लेस देन अप टू 80 जो है आपकी रेंज रहती है 120/80। प्री हाइपरटेंसिव में इसकी रेंज होती है 120 टू 139 और 80 टू 89। स्टेज 1 हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन होता है बेसिकली परसिस्टेंट इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक दिन की रीडिंग से नहीं आप किसी पर्सन को कह सकते कि उसे ब्लड प्रेशर है। उसकी हम कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 15 डेज का हम चार्ट बनवाते हैं मॉर्निंग इवनिंग का, और उसके बाद उसका प्रॉपरली हम उसके बेस पे उसकी एवरेज लेते हैं एंड देन हम फाइंड आउट करते हैं कि वेदर तो एक दिन की रीडिंग से कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इस बंदे को हाइपरटेंशन है। स्टेज 1 का होता है 140 टू 159 और 90 टू 99। स्टेज 2 में आपको 160 और हायर हो जाता है, और लो डायस्टोल वाला 100 और हायर, और जो इमरजेंसी कंडीशन है उसमें आपको 180 से हायर हो जाता है या 118 से हायर हो जाता है, उसमें आपको फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ये था सारी आपकी ब्लड प्रेशर से लिंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपकी पल्स। ठीक है, पल्स रेट। अच्छा, पल्स रेट बेसिकली है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है पर मिनट में। ठीक है, दैट इज योर पल्स रेट। अभी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये बेसिकली हम आपकी रिस्ट से मेजर करते हैं, और रिस्ट पे हमेशा हम आपकी जो मिडल फिंगर है और आपकी 4 फिंगर है उसी की बेसिस पे हम ये उसी से हम ये मेजर करते हैं। अच्छा, अभी जो इसको हम डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं। एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि नंबर ऑफ पल्सेशन जो हम फील कर रहे हैं पेरिफेरल आर्टरी में पर यूनिट टाइम, वो भी आपका पल्स रेट कहलाता है। एज वेल एज जितनी टाइम में एक हेल्दी इंडिविजुअल का हार्ट बीट करता है उसको भी हम पल्स रेट बोल देते हैं। अब हार्ट रेट क्या है? द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द कार्डिक वेंट्रिकल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, कि कितने कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं पर यूनिट टाइम आपके हार्ट में। ठीक है, उसको हम बेसिकली कह देते हैं हार्ट रेट। ये बेसिकली एक ही चीज को हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिफरेंट तरह से डिफाइन कर रहे हैं। आपका हार्ट रेट आपका पल्स रेट ही होता है। ठीक है, यूजुअली जो हार्ट रेट है जब हम आर्टरीज में आर्टरीज की पल्पिटेशन की बेसिस पे डिटेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम पल्स रेट और हार्ट रेट बोल देते हैं। अब रेडियल पल्स में क्या है? रेडियल पल्स में यही है कि आर्टरीज यूजुअली जो है क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका जो हार्ट है ये टिश्यूज वगैरह को ट्रांसफर करता है, और जो वेन्स है वो क्या करती हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आपके हार्ट तक वापस ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरी साइकिल चलती रहती है ये इसे हम कहते हैं वन हार्ट साइकिल या वन कार्डिक साइकिल। अब जो हम आर्टरीज की मदद से जब हम इसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं पल्स। बेसिकली जो आपकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में हो रही है, ठीक है, हार्ट की फिलिंग और रीफिलिंग हो रही है, ये जब हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पल्स, विद द हेल्प ऑफ अ आर्टरी, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उससे हम बोल देते हैं रेडियल पल्स। ठीक है, और इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं? इसकी बेसिस पे हम हार्ट रेट या आपका पल्स रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजुअली हम ये है 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करते हैं। 1 मिनट तक हम आपका नोटिस करते हैं कि आपकी जो हार्ट है वो कितनी टाइम्स बीट किया। इससे एक तो आपका हार्ट रेट पता चलता है, उसके अलावा आपकी जो बीट की जो है आप कह लें कि साउंड प्रॉपर है कि नहीं है, बीट में गैप तो नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप 10 सेकंड्स के लिए करते हैं फिर आप उसे मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो आपका 1 मिनट के लिए आ जाता है। पूरे 1 मिनट के लिए आपकी पल्स रेट तब भी आ सकती है।
अच्छा, उसके बाद रिस्ट पल्स है, आर्टीरियल पल्स है। ये इसका बस यही है कि आप रिस्ट पे जब उसके बाद आर्टीरियल पल्स में आपका क्या है, इसमें आपका यही है। इसमें ये होता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो उनमें एक्सपेंशन हो रही होती है, क्योंकि उसके जो इंटरनल प्रेशर है वो चेंज है, ठीक है। और ये जो है ज़्यादा फास्टर मूव करती हैं एज कम्पेयर टू ब्लड इटसेल्फ। अगर हम वेनस पल्स की बात करें तो उसमें उसमें भी आपकी जो होती है एक्सपेंशन होती है ड्यू टू प्रेशर चेंजेस, और ये हम डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और जो वेन्स होती हैं बेसिकली उन्हीं में हम कैनोलाज वगैरह भी यूजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं, और ब्लड प्रेशर वगैरह भी डिटेक्ट करने के लिए हम यूजुअली वेन्स का ही यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका हेमोरेज का। हेमोरेज बेसिकली किसे कहते हैं, ब्लीडिंग को बोलते हैं, एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, या ओजिंग आउट ऑफ ब्लड। ये आपकी इंटरनल भी हो सकती है, या आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो जो आपकी जो पेशेंट्स हैं उनमें आउटसाइड की बॉडी अगर आपको ब्लड की ऊजिंग नज़र आ रही है तो वो आपका एक्सटर्नल हेमोरेज हो जाएगा। अगर तो वो इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है जो आप देख नहीं सकते तो उससे हम कह देते हैं इंटरनल हेमोरेज या इंटरनल हेमाटोमा। जो दो वर्ड पे कंसिस्ट करती है, एक का होता है हीमिया दैट इज ब्लड, और दूसरा है रेग्नोमिया जिसका मतलब होता है फ्री एंड फोर्सफुल एस्केप ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब बाहर निकलना, ब्रेक फोर्थ। तो बेसिकली जब ब्लड फोर्सफुली एस्केप करता है फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ड्यू टू एनी इंजरी, आइदर इंटरनल इंजरी और एक्सटर्नल इंजरी, तो उसे हम हेमोरेज बोल देते हैं। अच्छा, ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। आपकी इंटरनल इंजरीज भी हो जाती हैं, ईयर में हो जाती है, नोज में, एनएस वगैरह में, स्किन में हो सकती हैं, एज वेल एज एक्सटर्नल आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उस केस में हो सकती हैं। अच्छा, अगर तो आपका जो ब्लड लॉस है आपका 10 to 15% हो चुका है तो आप इजीली उसमें सरवाइव कर सकते हैं। और यूजुअली जो हम डोनेट करते हैं ब्लड वो भी आपका 8 to 10% ही होता है, ठीक है। तो उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली आप उसे काउंटर कर सकते हैं। अगर आपका फुल कंप्लीट ब्लड लॉस हो गया तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सैंग्विनेशन। और एक जो मैसिव ब्लड लॉस यानी कि मैक्सिमम जब ब्लड लॉस हो जाता है उसके लिए हम एक दूसरी टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिसैंग्विनेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टर्म्स हम इसके लिए ही हेमोरेज के डिफरेंट स्टेजेस को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।